जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें साथियों हम आपको पढ़ाएंगे आज दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ाएंगे? संपूर्ण दिल्ली सल्तनत। साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो साथियों आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये साथियों इतिहास की 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हम ले चुके हैं, एकदम प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यदि आप हमारी रेगुलर क्लास से ले रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। इन सभी के साथियों पी वाई क्यू कराएंगे, इन सभी के क्या कराएंगे? पी वाई क्यू प्रश्न कराएंगे। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्रश्नों का लेवल देखिए, ये प्रश्न वो है साथियों जो 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न है। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार यही नारा ग्रुप डी वालों के लिए काम करेगा। तो साथियों देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले हम आपको पढ़ेंगे गुलाम वंश से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। तो चलिए स्लेव डायनेस्टी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये रहा पहला प्रश्न साथियों, क्या कहता है? कहता है बच्चों ये पहला प्रश्न कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी? साथियों रजिया सुल्तान जो है साथियों वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, वो भी मुस्लिम थी। पहली और अंतिम भी यही थी, इसके बाद कोई दिल्ली सल्तनत में महिला बनी ही नहीं साथियों। साथियों समझ गए? और ये कब बैठी थी? ये 1236 ईस्वी को बैठी थी और 1240 ईस्वी तक इनका शासन चला। तो भैया 1236 ईस्वी को ये बैठ गई थी। ऑप्शन सी भैया क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, देखिए क्या कहता। अब देखिए एक बात यहां पर यह भी याद रखेंगे कि ये जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश को आप क्या क्या कह सकते हैं? गुलाम वंश को आप या तो आप दास कह सकते हैं, दास वंश, या फिर आप मामलूक वंश भी कह सकते हैं। ये तीनों का नाम एक ही है साथियों, चाहे आप मामलूक वंश कहें या गुलाम वंश कहें या दास वंश कहें, ये एक ही चीज की बात करता है। कहता है मामलूक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का या की सुल्तान था या थी? तो साथियों अभी हमने आपको बताया जस्ट ऊपर वाला वो हो जाता है रजिया सुल्तान। अभी अभी आपको जस्ट ऊपर वाला प्रश्न बताया था, सेम वही है, केवल पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अब देखिए दास वंश इस बार कह दिया, कहा कि दास वंश की स्थापना किसने की? दास वंश की स्थापना बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने की बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। और कब की? तो 1206 ईस्वी में इसने दास वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और ये साथियों मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जिसको साथियों मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, एक प्रकार से समझ लीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता गुलाम वंश का संस्थापक अभी अभी बताया बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता। और इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और इसकी मृत्यु पोलो गेम खेलते हुए हुई थी। पोलो गेम खेलते हुए हुई थी। और पोलो गेम जो एक खेल होता है एक प्रकार का घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, इसको साथियों चौगान भी कहा जाता है। चौगान, पोलो गेम को चौगान भी कहा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप लागू किया गया? बच्चों इक्ता प्रणाली क्या होती थी? इक्ता प्रणाली साथियों एक भूमि के टुकड़े को इक्ता प्रणाली के नाम माध्यम से जाना जाता था। इक्ता जो होता था साथियों ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि भूमि का टुकड़ा ही होता था। और जो उस भूमि के टुकड़े पर साथियों कर्ज लगान वसूल करता था उसको साथियों क्या कहा जाता था? उसको इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार कहा जाता था।
इक्तादार कहा जाता था। जो इस इक्ता मतलब कि भूमि के टुकड़े पर कर वसूली का काम करता था उसको इक्तादार कहा जाता था। वह उस भूमि का मालिक नहीं होता था बल्कि वो साथियों शासक या सुल्तान के द्वारा पद पर लगाए गए थे कि आप इतनी भूमि का लगान जो कि कर है टैक्स वसूल कर आप हमारे पास साथियों कोष अध्यक्ष को जमा करेंगे। उसी को इक्तादार कहा जाता था और उस भूमि के टुकड़े को इक्ता कहा जाता था। ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, किसने लागू किया था? ये लागू किया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था ये आपको बताना है साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था इल्तुतमिश, इसका रिश्ता क्या था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित किया जिसको साथियों क्या कहा जाता था? जिसको क्या कहा जाता था? अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि साथियों इल्तुतमिश ने साथियों एक इक्ता प्रणाली लागू किया। किस कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली। और जो इस पर कर वसूली करता था उसको इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। तो उसने एक प्रणाली लागू की थी और एक अद्भुत प्रकार विकसित किया था जिसको साथियों इक्तादारी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन हो जाता है ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये बेहतरीन प्रश्न है साथियों। क्या कहता है, एनटीपीसी के द्वारा वही प्रश्न पूछे जाते हैं खतरनाक टाइप के। और एनटीपीसी वालों आप लोग कमर कस के रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछता है। तो देखिए कहता अमीर अल खयाल। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद समानतः कमांडर ऑफ फेथफुल किस रूप में किया जाता है? कमांडर ऑफ फेथफुल या फिर बच्चों लीडर ऑफ फेथफुल के माध्यम से किया जाता है, के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? बच्चों आपको ये बतलाना है यह उपाधि किसको प्रदान की गई थी। समझ गए? तो देखिए किसको भैया, यह जमालुद्दीन याकूत को भैया प्रदान की गई थी यह उपाधि, जमालुद्दीन याकूत। तो देखिए जमालुद्दीन याकूत जो है ये एक अफ्रीकी गुलाम था, अफ्रीकी सिद्दीकी गुलाम था। ये अफ्रीका का कुल मिला के निवासी था, अफ्रीका का निवासी था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। मतलब कि रजिया सुल्तान का सलाहकार और बहुत ही करीबी दोस्त था। समझ गए? तो इसीलिए रजिया सुल्तान ने उसे अस्तबल, जो घोड़े का अस्तबल होता है, उसके साथियों पद, उसके महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। यानी कि अस्तबल का जो प्रशासक होता है वो साथियों जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। और अमीर अल खयाल, अमीर अल खयाल साथियों ये एक उपाधि होती थी जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता था? इसका हिंदी अनुवाद होता था घोड़ों का अमीर। क्या होता था? घोड़ों का अमीर, घोड़ों का अमीर। इस उपाधि से साथियों रजिया सुल्तान ने इसे नवाजा था। अल अमीर अल खयाल का मतलब घोड़ों का अमीर। ये अस्तबल का वैसे ही प्रशासक था इसीलिए घोड़ों का अमीर तो होगा ही। और आगे चलकर साथियों इसको और एक उपाधि का दिया उसने, किसने? रजिया सुल्तान ने। उसको बाद में अमीर अल उमरा, अमीर अल उमरा मतलब अमीरों का अमीर की भी उपाधि से सम्मानित किया। ये बातें सभी याद रखेंगे क्योंकि घुमा दिया तो काम बन जाएगा। अमीर अल खयाल पूछा है, अगर घुमा दिया अमीर अल उमरा तो साथियों आपको यही लगाना है क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया? तो देखिए बच्चों इन्होंने किया साथियों 1266 ईस्वी से अपना शासन, इन्होंने 1266 ईस्वी से 1287 के मध्य तक किया। इसके मध्य इन्होंने बलबन ने शासन किया। और यह भी साथियों गुलाम वंश के बहुत ही वैसे शासक थे। कैसे? इन्होंने क्या क्या किया साथियों, इनको अमीर ए शिकार भी कहा जाता था। और साथियों इन्होंने अपने शासन काल के दौरान साथियों सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एवं पाबोस की
साथियों नीति लगाई हुई थी। सिजदा का मतलब होता है अपने सुल्तान के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करो, और पाबोस का मतलब होता है अपने सुल्तान के चरणों को चूमिए। ऐसी प्रथाएं इन्होंने अपने साथियों शासनकाल के दौरान लगा रखी थी, और इन्होंने अपने दुश्मन को, अपने विरोधियों के प्रति कठोर एक युद्ध नीति अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। जब साथियों और क्या बताएं, और इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद को बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। कौन सी? उलूग खां। उलूग खां की भी उपाधि दी थी। और ये बहुत ही वैसे शासक थे जो एक अजीबो टाइप प्रकार के साथियों, क्योंकि सिजदा पाबोस वही लागू कर सकता है जो अजीबो टाइप का होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाता है बच्चों, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी? साथियों मैंने क्या बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। आप चाहे गुलाम वंश का कह लीजिए, गुलाम वंश का कह लीजिए, दास वंश का कह लीजिए, या फिर मामलूक वंश का भी कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए, मामलूक वंश का भी कह सकते हैं। ये इन तीनों वंश का संस्थापक था। ये तीनों एक ही वंश के नाम है, और 1206 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। और एक गेम होता है चौगान, या फिर इसको पोलो भी कह सकते हैं, पोलो गेम भी कहा जाता है। ये घोड़ों पर बैठकर खेला जाता। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए आ भी गया वैसा प्रश्न। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? तो सिजदा प्रथा साथियों बलबन ने, यानी कि गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पाबोस भी साथ में लगा रहता है, सिजदा और पाबोस। सिजदा का अर्थ होता अपने सुल्तान के आगे सिर झुकाकर उसको प्रणाम या सलाम कीजिए, और पाबोस का अर्थ होता अपने सुल्तान के चरणों को चूमिए। साथी समझ गए? ऐसी प्रथाएं कौन लगा सकता? कोई मूर्ख व्यक्ति ही लगा सकता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? किसने भैया नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? तो बच्चा गियासुद्दीन बलबन। नवरोज एक फारसी त्योहार है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? वो नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बच्चों, समझ गए ना? ये नया साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? इसमें एक वंश गायब है बच्चों। कौन सा वंश? सैयद वंश गायब है। सैयद वंश गायब है, लेकिन ये हमने थोड़ी रखा है। ये तो साथियों आयोग ने जो प्रश्न पूछा वही रखा जाएगा। ये प्रश्न जो आयोग ने पूछा वही रखा जाएगा। और क्या उसका क्रम था बच्चों? हम देखिए बताते हैं। उसका क्रम था, पहले तो था गुलाम वंश, पहले था गुलाम वंश, ठीक है, पहले गुलाम वंश, फिर साथियों खिलजी वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश हो गया, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद हो गया तुगलक वंश। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। फिर उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद कौन सा वंश बच्चों? उसके बाद आएगा सैयद वंश, उसके बाद सैयद वंश, ये सैयद, उसके बाद आएगा लोधी, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा लोधी वंश, ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा लोधी वंश। अब देखिए सैयद तो इसमें दे नहीं रखा है, तो सैयद है गायब, तो साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी में। देखिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, क्योंकि इसमें सैयद है गायब, सैयद जो है इसका उत्तर नहीं है। मतलब सैयद इसमें दे ही नहीं रखा, तो उत्तर की बात क्या? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अब हम आपको इनका क्रम पूरा बता देते हैं वर्ष सहित। यहाँ पर देखिए हम अपनी मर्जी से नोट करके लाए हैं। देखिए ये आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए नोट ये रहा, कहता है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में
मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्नवत हैं। एक हो गया मामलूक वंश या गुलाम वंश या फिर दास वंश। तो ये तो हो गया पहला, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में, उसके साथियों काल देखिए 1206 से 1290 तक चला और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है, अब ये देखिए खिलजी वंश, ये 1290 को साथियों इसकी स्थापना की गई और ये 1320 तक चला। 1290 से 1320 इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। और फिर आ जाता है तुगलक वंश, इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में की गई, गयासुद्दीन तुगलक ने की। ये 1320 से 1414 ईस्वी तक चला और किसने स्थापना की? स्थापना बच्चों की गयासुद्दीन तुगलक साथियों। और देखते हैं अगला, ये साथियों अगला हो जाता है सैयद वंश। सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से साथियों देखिए कितना चला, 1414 ईस्वी से 1450 तक। इसकी स्थापना खिज्र खान ने करी, इसकी स्थापना बच्चों खिज्र खान ने करी। और फिर लास्ट हो जाता लोधी वंश जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक साथियों इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी। बहलोल लोधी ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी जो कि अंतिम शासक था लोधी वंश का, बाबर के द्वारा मारा गया और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया साथियों। फिर आ गया मुगल वंश साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप आशा करते हैं आपको दिल्ली सल्तनत की जानकारी के माध्यम से हमने जो समझाने की कोशिश की वो समझ गए होंगे, ये शॉर्टकट फॉर्म में। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है किसके बीच किस अवधि के बीच को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जन्नत। अभी मैंने ऊपर बताया कि साथियों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो कहां है 1206? ये रहा 1526 ईस्वी तक। ऑप्शन सी हो जाता आपका सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला देखिए कहता है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान बच्चा किसकी पुत्री थी ये आपको बतलाना है। ये बच्चा थी इल्तुतमिश की, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन डी हो जाता आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ये बच्चों किस राजवंश से संबंधित थी? ये दास राजवंश से संबंधित थी। आप चाहे दास कह लीजिए या गुलाम वंश कह लीजिए या फिर साथियों मामलूक राजवंश भी कह सकते हैं। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे। इल्तुतमिश की पुत्री थी, समझ गए ना? ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये था, क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका बच्चों रजिया सुल्तान, ये एकमात्र महिला शासिका और साथियों यही है पहली और यही साथियों क्या है? यही है अंतिम भी, यही भी अंतिम महिला है, यही भी अंतिम, यही पहली और यही एकमात्र साथियों। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से वही प्रश्न बार बार रेलवे ने घुमा घुमा कर पूछा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अब आया है थोड़ा दूसरा टाइप। कहता है कि किस राजवंश ने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था बच्चों? कौन हो जाता है इसका उत्तर? तो देखिए बच्चों क्या हो जाता है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाता है साथियों गुलाम वंश। गुलाम वंश ने ही 84 साल तक साथियों शासन किया। 1206 ईस्वी से इसको स्थापना करी साथियों किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और ये साथियों खींचकर 1290 ईस्वी तक गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना हुआ। और अंत किसके द्वारा? इसका साथियों मुइजुद्दीन कैकाबाद जो था, मुइजुद्दीन कैकाबाद, ये साथियों गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब इनका अंतर कितना आ रहा है? 84 वर्ष आ रहा है। तो एकमात्र यही हो जाता है आपका उत्तर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कहता कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? यहाँ पर देखिए मामलूक राजवंश दे रखा है, जबकि गुलाम और दास नहीं दे रखा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता कुतुबुद्दीन क्या कहता है डेज, यहाँ पर आएगा सन। किस वर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कर दी बच्चा? 1206 ईस्वी में। ऑप्शन आपका हो जाता है बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब देखते हैं साथियों खिलजी वंश से, खिलजी डायनेस्टी से देखते हैं साथियों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आप जानते हैं या नहीं जानते? हम नहीं जानते, हम लेकिन बता देते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक बच्चों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? वो था साथियों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न है। कहता है रिहला नामक पुस्तक, कौन बच्चों? रिहला नामक पुस्तक एक प्रसिद्ध रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक पूर्ण वर्णन किया गया है। यह साथियों एक यात्री था इब्न बतूता, एक यात्री था इब्न बतूता, जो कि साथियों उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को शहर का था। ऑप्शन ए हो जाता, उसके द्वारा लिखी गई थी। और ये साथियों बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था और बहुत ही ज्ञाता आदमी था, बहुत ही ज्ञानी आदमी था साथियों। इसके बारे में अभी हम आगे से जानकारी, संपूर्ण जानकारी दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये कहता है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट, ये मैंने बताया नहीं कि कुतुब मीनार का निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ये बात आप याद रखिए लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन बच्चों क्या हुआ, यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। ये बच्चों था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ऐसा काम करना चाहता था। लेकिन उसकी तब तक के क्या हो गई, उसकी हो गई मृत्यु। जिसकी वो ऊंचाई क्या रखना चाहता था, अलाई मीनार की ऊंचाई रखना चाहता था 24.5 मीटर, 24.5 मीटर उसकी ऊंचाई रखना चाहता था। लेकिन उसके पहले ही वो चल बसा। ऑप्शन ए हो जाता आपका सही जवाब, अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी कि गैरिसियन शहर सीरी का निर्माण किया? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये साथियों थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ही अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन या फिर गैरिसन कह लीजिए, सैन्य कह लीजिए, शहर सीरी का निर्माण किया। ऑप्शन सी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो सीरी शहर का निर्माण किया है वो 1303 ईस्वी में किया था, 1303 ईस्वी में किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती जो है बच्चों ये चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध था। इनके बारे में हम आपको और जानकारी बता देते। देखिए रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। या चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह, इनके कहाँ के राजा? चित्तौड़गढ़ के राजा राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह की भैया पत्नी थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और पत्नी थी अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया? 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। और तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे और 7 महीने तक युद्ध चलता रहा। उसके पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और किले पर अपना अधिकार कर लिया। वो पद्मावती को अपना साथियों उससे शादी करना चाहिए या फिर समझ लीजिए हथियाना चाहता था एक प्रकार से। लेकिन पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये जौहर शब्द है साथियों, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अग्नि में समा जाना। अनेक स्त्रियों के साथ मिलकर वो अग्नि में समा गई। साथियों आपका ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कृषि पर तो कर लगाया जाता था, जो कि लगभग 1/2 था।
और आवास पर भी लगाया जाता था, आवास पर भी लगाया जाता था। और मवेशियों पर चराई कर लगाया जाता था, मवेशियों पर चराई नामक कर लगाया जाता था, चराई कर। और साथियों लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। और कृषि पर साथियों उपज कर लगाया जाता था, उपज कर। और समझ गए। और साथियों जो दुधारू पशु होते थे उन पर साथियों लगाया जाता था चराई कर। और घरों पर आवासों पर क्या लगाया जाता था, गढ़ी नामक कर, गढ़ी नामक कर लगाया जाता था आवासों पर। साथियों आशा करते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कंठस्थ कर लेना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि किसने खिलजी वंश, कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था। बच्चों शासक तो प्रथम वही होगा जो संस्थापना करेगा। स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, तो यही साथियों क्या होगा, यही होगा। 1290 में इसकी जानकारी दे रखी है हमने कि कब कौन सा वंश समाप्त हुआ, कब स्टार्ट हुआ, अभी नोट में करवाया था। तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यही खिलजी वंश का संस्थापक था और यही प्रथम शासक था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस शासक को हराया, बंगाल के लक्ष्मण सेन को हराया। साथियों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों नहीं, अगले प्रश्न देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित, तुगलक वंश से संबंधित देखते हैं साथियों। वो आपको हम बात बता दें, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है बच्चों, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। चलिए अब देखते हैं गयासुद्दीन बता रखे हैं। देखिए ये प्रश्न रहा, कहता है किसके शासन काल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद जो कि दिल्ली में उनकी राजधानी जहां पना की एक प्रमुख मस्जिद थी, वो किसने बनवाई थी। साथियों वो किसने बनवाई थी ये आपको बतलाना है। वो बनवाई थी मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी। साथियों याद रखेंगे तुगलक वंश का प्रमुख शासक जो है, बहुत बढ़िया शासक जो है वो मोहम्मद तुगलक ही था। अत्यंत ज्ञानी, बहुत शिक्षित और बहुत पढ़ा लिखा। और दिल्ली सल्तनत के काल में जो भी साथियों पूरा प्रसार हुआ वो इनके ही शासन काल में हुआ, आप ये समझ लीजिए। ये बहुत ही उच्च कोटि के साथियों शासक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। इब्न बतूता जो था वो इनके ही शासन काल में साथियों भारत आया था। वो था साथियों उत्तरी अफ्रीका का शहर एक पड़ता है मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में एक शहर पड़ता है मोरक्को, वो मोरक्को का साथियों निवासी था। और इसका जन्म साथियों 1304 ईस्वी में हुआ था। जन्म इसका क्या हुआ, कब हुआ था, जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था इसका, इब्न बतूता का। और इसका पूरा नाम बच्चों क्या था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता इसका यह पूरा नाम था। और यह 1333 में भारत आया था, 1333 में भारत आया था, 1333 में भारत आया। ठीक ये याद रखेंगे 1333 में कहा आया, भारत आया था। ऑप्शन साथियों, और इसने रिहला नामक पुस्तक लिखी जो कि हम बताकर लेकर आए हैं। इसने रिहला नामक पुस्तक लिखी जो कि उस समय में भारत के संपूर्ण भागों का वर्णन करती है दिल्ली सल्तनत के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से आया था। ये साथियों उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी बता चुके इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं काकातीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। काकातीय राजवंश साथियों जो कि था, काकातीय राजवंश का भैया किसके, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत के द्वारा काकातीय राजवंश का भैया अंत कर दिया गया। कब किया गया, 1323 ईस्वी में, 1323 ईस्वी में इसकी राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया गया। किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। साथियों ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता
किस काल में भारत आया था? ये दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था बच्चों। दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। ये आया था 1333 ईस्वी में। और ये मोहम्मद 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 तुगलक के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, मोहम्मद बिन पूरा नाम ही लिख देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में हुआ? मैंने क्या कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही शिक्षित साथियों सुल्तान था, और इसके ही शासन काल में, वास्तविक रूप से इसके ही शासन काल में पूरे दिल्ली सल्तनत का अत्यधिक विस्तार हुआ, जो कि लगभग संपूर्ण भारत इसने कवर कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही बेहतरीन साथियों शासक था। लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ क्रूरता के कारण ही तो वो शासक बनेगा। यदि उसके अंदर क्रूरता नहीं होगी तो वो युद्ध करने में सफल नहीं हो सकता। जब सफल नहीं होगा तो वो शासक नहीं होगा साथियों। लेकिन ये वैसे अपनी प्रजाओं का ख्याल रखता था। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, इनके साथियों नाम पर, इनके ही नाम पर एक प्रसिद्ध साथियों कन्नड़ भाषा के कवि थे। उन्होंने नाटक तुगलक की रचना की। उनका नाम बताइए, कन्नड़ भाषा में ही की, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में मंचन भी किया गया, मतलब अनुवाद भी किया गया। वो साथियों थे गिरीश कर्नाड। कौन थे? गिरीश कर्नाड थे। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है साथियों। ऑप्शन बी क्या हो जाता है बच्चों? आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला। और ये याद रखिएगा, इन्होंने 1964 में ये काम किया था। 1964 में रचना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? इनके ही द्वारा बच्चों ये काम किया गया। इन्हें ही साथियों दिल्ली सल्तनत का अत्यधिक विस्तार किया। सब तो दिल्ली पर ही टिके रहे थे, इन्होंने ही जाकर साथियों सबसे पहले दिल्ली से दौलताबाद साथियों वो किया, स्थानांतरित किया राजधानी। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, और ये कब किया और कब की, और उनकी मृत्यु पर साथियों एक बदायूनी कवि है, इतिहासकार जो कि उन्होंने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान को मुक्ति मिल गई। इसका मतलब गलत नहीं, बेहतरीन है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी बच्चों दौलताबाद शिफ्ट कर ली। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने चांदी सिक्के और नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किया? बच्चों ये काम भी उन्होंने ही किया था, और ऐसा करने से बहुत ही बढ़िया काम हुआ, क्योंकि मुद्रा और सिक्का की कीमत तो उतना ही रहेगी, तो महंगी धातुओं का निर्माण क्यों? उनका सिक्के और मुद्रा जो होते थे उनका कीमत तो उतने पर ही चलेगा जितना उसका मूल्य होगा। तो इसमें सोना चांदी क्यों व्यर्थ करना, कोई सस्ती धातु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इन्होंने जो साथियों सबसे पहले दोकानी नामक सिक्का चलाने की कोशिश की, दोकानी नामक सिक्का चलाने की कोशिश की, जो कि साथियों ये असफल रहा, ये सफल नहीं हो पाया साथियों। और बाद में एक चीनी साथियों दार्शनिक था, या कह लीजिए शासक था, जिसका नाम साथियों क्या था? कुबलई खां। ये चीन का रहने वाला था, कुबलई खां। शायद आप लोग नाम सुने भी होंगे, कुबलई खां। कुबलई खां, ये गलत मैं लिख रहा हूं, कुबलई खां था एक। उसने साथियों कौन सा कागज की मुद्रा चलाई, जिसका नाम क्या रखा? चाऊ रखा था, जिसका नाम चाऊ रखा, कागज की मुद्रा। और ये रहा सफल साथियों, ये क्या रहा? ये सफल रहा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होता? ऑप्शन बी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि खाली स्थान फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। मतलब ये सीधा पूछना चाहता है कि किसके द्वारा रचित फुतुहात ए फिरोज शाही, जो कि उसके प्रशासनिक और उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है, ये स्वयं के द्वारा ही लिखा गया है। जो कि साथियों किसने लिखा है? लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक ने ही स्वयं के लिए यह लिखा है। और ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न साथियों, लोधी वंश से देखेंगे। इतने ही साथियों रेलवे के लिए पर्याप्त इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यही पूछे गए हैं अभी तक। आगे जो बन सकते हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक साथियों बहलोल लोधी था। लोधी डायनेस्टी का संस्थापक फाउंडर कौन था? वो बहलोल लोधी था। देखते हैं साथियों इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और बात हम बता दें सैयद वंश का जो संस्थापक था, इसके बाद हमने सैयद वंश से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए। सैयद वंश का संस्थापक बच्चों खिज्र खां था। कौन? खिज्र खां। हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रखा है कि खिज्र खां जो है इसका संस्थापक था साथियों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 40 नंबर, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को बच्चा सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया? सिकंदर लोदी ने बच्चों 1504 ईस्वी में इसको आगरा शहर को बसाया। और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी घोषित कर दी। इसको अपनी राजधानी साथियों घोषित कर दी। राजधानी इसको शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। ये बातें याद रखेंगे साथियों। और आगरा का पेठा साथियों पूरे भारत में मशहूर माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बच्चों बहलोल लोधी था। और बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर बता ही देते हैं। लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी था, लेकिन साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक साथियों था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी था। और इस यही साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया। और यहां से साथियों दिल्ली सल्तनत का पूरा हो गया अंत। यहां से दिल्ली सल्तनत हो गई अंत। और अब आ गया साथियों मुगल वंश। बाबर ही साथियों मुगल वंश का संस्थापक था। उसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारकर उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? ये साथियों बाबर के द्वारा मारा गया। और यहीं से साथियों पूरा दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश तो दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश है। दिल्ली सल्तनत के माध्यम से पूरा लोधी वंश के माध्यम से पूरा दिल्ली सल्तनत साथियों अंत हो गया। ऑप्शन हो जाता है डी आपका सही जवाब। देखते हैं साथियों अब प्रश्न आगे नहीं है। साथियों आज की वीडियो में इतना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए साथियों। और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात करें बच्चों इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर बच्चों मिल जाएगा। और वहां पीडीएफ के साथ साथ लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि साथियों आप अपनी तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से सभी विषयों की कर सके और अपना सिलेक्शन हासिल कर सके। कंपटीशन इतने कंपटीशन में भी एक अपनी सीट आप पक्की कर लीजिए बेहतर तैयारी करके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।